गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने समझा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और जो इन्वेस्टमेंट की टाइप हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोगों ने समझा है डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो निवेश है उसको कौन निर्धारित करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके बारे में। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और अंत में हम लोगों ने कंपेयर किया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और हम लोगों ने देखा कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अधिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसी स्थिति में निवेश होगा और निवेश तब तक होता रहेगा जब तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लेकिन अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ऐसी स्थिति में जो निवेश है वो बंद हो जाएगा, यानी निवेश होना बंद हो जाएगा। आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्स आंटे और एक्स पोस्ट जो शब्द हैं उनके अर्थ को कि इनका क्या अर्थ है। जहां एक्स आंटे शब्द का अर्थ है प्लान्ड, इसको हिंदी में बोला जाता है नियोजित। वहीं जो एक्स पोस्ट शब्द है इसका मतलब है एक्चुअल और हिंदी में से बोला जाता है वास्तविक या यथार्थ। तो इन्हीं शब्दों से संबंधित हमें जो भी जानकारी वो आगे ही समझना है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक्स आंटे सेविंग को। एक्स आंटे सेविंग इसको क्या मतलब, इसका क्या मतलब है इसको हम लोग जानते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यह उस राशि को दर्शाता है जो परिवार क्षेत्र द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर एक अर्थव्यवस्था में बचत करने की योजना बनाई जा रही है। यानी ये योजना बनाने से संबंधित है, किसकी? बिल्कुल सही, बचत की योजना। और कहाँ पर? एक इकोनॉमी में। और जनरली जो भी समय होगा वो एक हम लोग अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो ये एक्स आंटे जो सेविंग है वो किससे संबंधित है? वो है प्लान से संबंधित है, बचत की, कि कितने बचत को करने की योजना बनाई जा रही है किसी भी अर्थव्यवस्था में। और याद रखेंगे किस पर? आय के विभिन्न स्तरों पर नियोजित बचत की राशि बचत फलन द्वारा दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्स पोस्ट सेविंग की कि ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। तो इसका मतलब है कि वास्तव में एक वर्ष के दौरान या एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी सेविंग की जा रही है उससे है यहाँ किसका मतलब? एक्स पोस्ट का जो सेविंग है उसका। अब हम लोग समझते हैं एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट को कि ये क्या होता है। इसको हिंदी में नियोजित निवेश बोलते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर फर्म सेक्टर के द्वारा कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई जा रही है उसका मतलब क्या है? ये है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। यानी ये एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो फर्म सेक्टर है वो कितनी राशि को निवेश करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ योजना बनाने से संबंधित है क्या? एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं हम लोग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की। इट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक इकोनॉमी में एक वर्ष के दौरान वास्तव में कितना निवेश होता है वो कहलाता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जहां एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने से संबंधित है, वहीं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वास्तव में जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो बताता है। तो जरूर नहीं कि जितना हम प्लान बनाए तो उतना ही निवेश हो, वो उससे अधिक भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग शामिल करते हैं नियोजित निवेश, यानी जो प्लान किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट उसको, और इसके साथ साथ अनियोजित निवेश को। अब हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। यानी अर्थव्यवस्था में संतुलन तभी होता है जब एक्स आंटे सेविंग बराबर हो जाती है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट की। और यह दोनों अवधारणाएं तभी बराबर होती हैं जब जो आय का स्तर है वो संतुलित हो। और यह 3 कारणों से होता है। जहां बचत परिवार क्षेत्र द्वारा की जाती है, वहीं
जो इन्वेस्टमेंट है वो फार्म सेक्टर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यक्ति हुए, एक बचत करता हुआ, एक निवेश करता हुआ, और दोनों की प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं। अगला जो कारण है वो है जहाँ बचत छोटी छोटी राशि के माध्यम से की जाती है, वहीं जो निवेश किया जाता है वो बहुत बड़ी राशि से किया जाता है। और जो अगला कारण है वो है बचत जो भी आकस्मिक ताओं से बचने के लिए किया जाता है, यानी जो अनिश्चित घटनाएं हो सकती हैं भविष्य में, उससे संबंधित उनसे निपटने के लिए बचत करते हैं। जबकि जो निवेश किया जाता है वो किया जाता है लाभ के कमाने के उद्देश्य से। जब जो एक्स आंटे सेविंग है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट की बराबर नहीं होती, यानी बचत निवेश के बराबर नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन है वो अपने आप को समायोजित करता है तब तक जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में जो अगला चैप्टर है हमारा उसके में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कि ये क्या होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में पूर्ण रोजगार बोला जाता है, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक बेरोजगारी को सही से समझने के लिए हमें जो ऐच्छिक बेरोजगारी है उसको भी जानना है। तो सबसे पहले हम ऐच्छिक बेरोजगारी को ही समझते हैं, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वह उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति बेरोजगार है क्योंकि उसकी इच्छा है बेरोजगार रहने की, और जबकि जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर उसे काम मिल भी जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, और वो स्वयं को बेरोजगार रखना चाहता है, यानी काम नहीं करना चाहता है। तो उस तरह की जो बेरोजगारी है उसको हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ नोट देख लेते हैं। इट इज नॉट काउंटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम बेरोजगारी की जो गणना करते हैं कि कितनी बेरोजगारी है इकोनॉमी में, तो उस स्थिति में जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग शामिल नहीं करते बेरोजगारी की जब क्या कर रहे होते हैं, गणना कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ये तो व्यक्ति जानबूझकर स्वयं को बेरोजगार रखना चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम जब भी बेरोजगारों की गणना करेंगे तो उनमें संबंधित जो भी ऐच्छिक बेरोजगार हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। अब समझते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की ये क्या होता है। इट रेफर्स टू in unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work। तो जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ये वैसी परिस्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य भी है और काम करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है यानी मार्केट में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर उसे काम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी जो अनैच्छिक बेरोजगारी है उसका मतलब ये है कि व्यक्ति काम के योग्य है, काम की इच्छा भी रखता है, लेकिन जो प्रचलित मजदूरी दर है बाजार में उस पर उसे काम नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसको अनैच्छिक रूप से बेरोजगार कहा जाएगा जिस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। अब हम लोग समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको, या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, यानी इसको हिंदी में पूर्ण रोजगार बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन है, यानी ये उस स्थिति को दर्शाता है व्हेन ऑल दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये उस स्थिति को दर्शाता है जब जितने भी व्यक्ति काम करने के योग्य हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी को मार्केट में जो प्रचलित दर है मजदूरी की उस पर काम मिल जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। यानी यहाँ डिमांड फॉर लेबर किसके बराबर हो जाता है, सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर हो जाता है। जितने मांग करने वाले होते हैं कार्य की और उतने को ही काम मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, इसमें हम लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन है और जो काम की इच्छा रख रही है
उसी को शामिल करते हैं। और उस सारी काम की इच्छा रखने वाली वर्किंग पॉपुलेशन को अगर काम मिल जाता है तो उस संबंधित स्थिति को हम कहते हैं पूर्ण रोजगार, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और ऐसी स्थिति में जो डिमांड फॉर लेबर होती है वो बराबर होती है सप्लाई ऑफ लेबर के। सामान्यतः पूर्ण रोजगार शब्द का अर्थ है कि सभी को काम मिल जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार का मतलब 100% रोजगार से नहीं है। कुछ ना कुछ बेरोजगारी इकोनॉमी में बनी रहती है, तो उसी संबंधित जो बेरोजगारी बनी रहती है उसको हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी दृष्टि से पूर्ण रोजगार का मतलब 100% रोजगार नहीं है कि जो भी काम की इच्छा रखता है और सभी को काम मिल जाता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। The minimum rate of unemployment that must always exist in the economy is called a natural rate of unemployment। यानी एक जो मिनिमम लेवल पर या मिनिमम रेट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमेशा एक इकोनॉमी में बनी रहती है, और उस मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जब अभी हम लोगों ने पूर्ण रोजगार की बात की कि पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं कि 100% जो भी काम करने वाले की इच्छा रख रहे हैं व्यक्ति उन सभी को काम मिल जाए, यानी जो डिमांड फॉर लेबर है वो बराबर हो जाए सप्लाई ऑफ लेबर, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ बेरोजगारी बनी रहती है, और वो जो रेट पे बेरोजगारी कुछ ना कुछ पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी बनी रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है उस पर भी, यानी पूर्ण रोजगार हम लोग कहेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन उस पर भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे, और वो जो बेरोजगारी का प्रकार होगा वो 2 तरह का होगा, यानी वो 2 टाइप की है। और उसमें जो पहला टाइप है वो है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हिंदी में घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। हम लोग समझते हैं गार्डनर के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू गार्डनर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएट विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनामिक इकोनॉमी। संघर्षात्मक बेरोजगारी से अभिप्राय है कि जो नौकरी में परिवर्तन होता है एक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में, उससे है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स to temporary unemployment which exists during the period wherein worker leave on job and join some other job। इसका मतलब है कि जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये उसको दर्शाती है जब कोई भी व्यक्ति एक अस्थायी रूप से एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को प्राप्त करने के बीच बेरोजगार रहता है, उससे है। यानी मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है और उसे कोई एक जॉब पसंद नहीं आ रही, जो पहले से ही वो ये फैक्ट्री में काम कर रहा है उसमें, तो ऐसी स्थिति में वो कोई दूसरी फैक्ट्री को सर्च करेगा। तो उस दौरान जब वो सर्च करेगा तो उस दौरान उसे अस्थायी रूप से बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो उसी बेरोजगारी को कहते हैं जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहलाती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ हम लोग सामान्य से शब्दों में कह सकते हैं कि जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है इसका मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में व्यक्ति जब एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब तक उसको वो जॉब मिल नहीं जाता दूसरा वाला, उस दौरान वो अस्थायी रूप से बेरोजगार रहता है, और उस अस्थायी रूप से बेरोजगारी की स्थिति ही कहलाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऐसी को बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी भी बोलते हैं। और अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, संरचनात्मक बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी। तो हम लोग जो गार्डनर है उनके शब्दों में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। According to Gardner, structural unemployment is the unemployment that results from the long-term decline of certain industry। यह वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों में दीर्घकालीन ह्रास के कारण होती है। यानी जब इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्री ह्रास में चली जाती है, नुकसान में चली जाती है, यानी डिक्लाइन कर रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी आ जाती है। और उसी तरह की जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है,
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसको और आगे हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ए मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो इकोनॉमी की संरचना है उसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन इकोनॉमी में चेंजेस होने की वजह से कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो संबंधित व्यक्ति है उसको बेरोजगार रहना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक कि वो जो कंप्यूटर है उसको चलाना नहीं सीख पाता है। तो उस दौरान जब तक वो कंप्यूटर नहीं चला पाता है उसको बिल्कुल क्या रहना पड़ेगा, बेरोजगार रहना पड़ेगा। और उसकी जो बेरोजगारी का प्रकार होगा वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो तब पैदा होती है जब जरूरत तो है इकोनॉमी में वर्करों की, लेकिन जो काम है उस काम के जो वर्कर हैं वो योग्य नहीं है, यानी उनको वो काम करना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो वर्कर काम नहीं सीख जाते हैं जो भी काम उपलब्ध है इकोनॉमी में, तब तक उन वर्करों को बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। और उनकी जो बेरोजगारी का प्रकार होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ हम लोगों ने देखा भी है कि ये किसकी वजह से उत्पन्न हो जाता है, मिसमैच किसके बीच में, अनएम्प्लॉयड पर्सन यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके बीच और द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। तो जो विशेष प्रकार की वर्कों की मांग है उसके बीच और जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके बीच में मिसमैच होता है। यानी जरूरत है किसी अन्य कार्य के लिए जबकि जो वर्कर है ये जानता है कोई दूसरा कार्य, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित वर्कर को बेरोजगार रहना पड़ेगा और वही बेरोजगारी कहलाएगी ढांचागत बेरोजगारी। और ये इकोनॉमी में जो चेंज होता रहता है इकोनॉमी का स्ट्रक्चर उसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। और कई लोग मशीनीकरण की वजह से, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति नहीं जानते हैं कंप्यूटर चलाना, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं उस दौरान उन्हें बेरोजगार रहना ही पड़ेगा। और उनकी बेरोजगारी क्या कहलाई, बिल्कुल सही आपने बोला, वो कहलाएगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो भी हम लोगों ने बेरोजगारी के टाइप पढ़े और जो पूर्ण रोजगार का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो काम आने वाला है अगले चैप्टर में। हम लोगों ने जाना कि जो पूर्ण रोजगार है उसका मतलब ये नहीं कि 0% बेरोजगारी, इस स्थिति में भी कुछ ना कुछ बेरोजगारी रह सकती है और जिस दर पर वो बेरोजगारी रहती है उसी को हम लोग बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। और जो प्राकृतिक दर में 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है, और पहली जो बेरोजगारी है वो है संघर्षणात्मक और दूसरी है वो है संरचनात्मक। और इन दोनों के बराबर हमेशा याद रखना, किसी भी इकोनॉमी में बेरोजगारी मौजूद रहती है और ये लगभग इकोनॉमी के नेचर पे डिपेंड करता है। 2-4% से लेकर थोड़ी 5-6% तक हो सकती है किसी भी इकोनॉमी में इस तरह की बेरोजगारी। जो कौन कौन सी है, बिल्कुल सही, आपकी स्ट्रक्चरल और दूसरी कौन है, फ्रैक्शनल। धन्यवाद।